नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। तो इस चैप्टर की जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो कि आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आज हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। और ये क्लास आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स जिनमें सीडीपी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला भाग है शिक्षा एवं मनोविज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अवधारणाएं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? तो ये आपको यहाँ पूछा गया है कि एजुकेशन क्या है। तो शिक्षा यहाँ बता रखा है कि जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। तो शिक्षा क्या है? आप पूरे जीवन भर जो भी कुछ सीखते हो, जो भी कुछ लर्न करते हो, वो सारा आपका एजुकेशन होता है। और आपकी एजुकेशन जो होती है वो पूरे जीवन भर चलती रहती है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलती है। ये आपकी मृत्यु तक, जब से आप पैदा होते हो और जब तक आप जीवित रहते हो, तब तक चलती रहती है। यानी कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षण क्रिया का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो आपका छात्र यानी कि स्टूडेंट, यानी कि जो लर्नर होता है। ठीक है, आपका जो लर्नर होता है वो इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बोलता है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, जो आपको मुक्ति दिलाए। और मुक्ति किन चीज़ों से दिलाए? जो समाज में फैली हुई गलत चीज़ हैं, जैसे कुरीतियाँ फैली हुई हैं, आपकी रूढ़िवादिता फैली हुई है, महिलाओं के प्रति जो पुरानी जो प्रथा बनी हुई है, पुराने जो मतलब एक रूढ़िवादिता चली आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए। यानी कि जितनी भी नेगेटिविटी फैली हुई है उन सभी को दूर करने के लिए, उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है? इन सब चीज़ों से आपको अवेयर करती है, आपको इन सब चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ इन्होंने पूछ रखा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। यानी कि इसका अगर संस्कृत में अर्थ लें, सा विद्या या विमुक्तये। तो ये कथन किसका है? आपके शंकराचार्य जी ने ये कहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यानी कि मनुष्य की जितनी भी अंतर्निहित पूर्णता है, यानी कि उसके अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं, उनको जिस चीज़ से आप अभिव्यक्त कर सकते हो उसको शिक्षा कहते हैं। और ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। यहाँ पूछ रहा है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। तो ये किसका है कथन? ये है आपका सुकरात का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। आगे बोलता है हमारा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो यानी कि बोलता है कि आपका जब फिज़िकली आप फिट रहोगे तो आपका जो दिमाग है वो भी फिट रहेगा। ठीक है, और आप तब ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो ये कहना है आपके अरस्तू जी का। किनका? अरस्तू जी का। आगे बात करते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति ए प्लस डुको। ठीक है, तो आपको इनका मतलब बताना है। ए प्लस डुको का जो कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका एजुकेशन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ई का अंदर भीतर से और डुको का मतलब बाहर निकलना। यानी कि जब आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आपके अंदर से एक नयापन निकलता है, एक मतलब आप अंदर से निखर के आते हो, आपके अंदर एक ज्ञान की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। आप सही गलत का विश्लेषण करने लग जाते हो, एनालिसिस करने लग जाते हो। तो यही है आपका एजुकेशन का मतलब। साइकी शब्द का अर्थ है।
तो साइकी शब्द का अर्थ जो बताया गया है वो आत्मा बताया गया है, यानी कि आपकी सोल। और साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? तो यानी कि साइकी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है आत्मा, और साइकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो यानी कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि आत्मा का विज्ञान कह लो या फिर आत्मा का अध्ययन, बात एक ही है। आगे बात करेंगे, बोलता है कि विद्या से अमर तत्व की प्राप्ति होती है, ये बताना कि ये कहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो ऐसा कहा गया है यजुर्वेद में कि विद्या से आपको अमर तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा आपका नियामक विज्ञान है। नियामक क्या होता है? नियामक यानी कि आप किस तरह मैनेज करना सीख जाते हो, ठीक है, मेंटेनेंस सीखते हो, यानी कि आप व्यवस्थित करती है, आपको एजुकेशन जो है आपके जीवन को व्यवस्थित करती है, उसको डिसिप्लिन में लाती है। तो नियामक का मतलब यानी कि मैनेज करना, आपको डिसिप्लिनरी बनाना, ठीक है। तो वही है, यानी कि नियामक विज्ञान है। शिक्षा की कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो साइकोलॉजी की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो आपका साइंटिफिक होता है, यानी कि वैज्ञानिक। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कहा है आपके विलियम जेम्स जी ने, ऐसा कथन कहा है। ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ बता भी रखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि एवं क्षेत्र। तो शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, एक तो आपका शिक्षक होता है यानी कि टीचर, एक आपका स्टूडेंट होता है शिक्षार्थी, और एक पाठ्यक्रम। ठीक है। तो 3 स्तंभ बताए गए हैं शिक्षा के। और शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी यानी कि छात्र, और शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग मेथड, और शिक्षण दशाएं यानी कि जो भी आपका शिक्षण दशाएं यानी कि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्षेत्र बताए गए हैं मनोविज्ञान के, और 3 स्तंभ बताए गए हैं शिक्षा के। आगे बोलता है कि मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि है, तो निरीक्षण विधि। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ विधियाँ बता रखी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो 3 विधि होती हैं आपकी। निरीक्षण विधि, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर होती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। फिर होती है आपकी विवरणात्मक विधि, जब आप विवरण देते हो, ब्यौरा बताते हो अपना सब कुछ। इसके 2 पार्ट होते हैं आपके, अंतर्दर्शन विधि और वही दर्शन विधि। प्रयोगात्मक विधि का केवल एक ही होता है, प्रयोगशाला विधि, यानी कि आप प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल करके समझते हो। और विवरणात्मक विधि में आपके जीवन इतिहास की विधि होती है। विवरण का मतलब आपको पूरा व्याख्या बतानी है, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देना है। विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि। तो यहाँ पे इसके 5 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए, और उसका ये सिंगल एक ही है। आगे चलते हैं। अब हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है आपका शिक्षण सिद्धांत, मनोविज्ञान एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? जिससे वो क्या कर सके, अपनी जो टीचिंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। ठीक है। यानी कि शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु। अब जब वो साइकोलॉजी को ही नहीं समझेगा, यानी कि साइकोलॉजी के यहाँ पे बच्चे की मनोदशा को समझना, जो आपका छात्र जब जिसको शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर वो उसको ही नहीं समझ पाएगा, उसके फिज़िकल स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाएगा, उसकी मेंटली उसको नहीं समझ पाएगा, तो फिर वो उसको उस हिसाब से, उसके हिसाब से वो उसको कुछ सिखा नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये वाली बात है। तो जिससे वो और इफ़ेक्टिव उसकी टीचिंग हो जाए, और बच्चे भी अच्छे से सीख पाएँ, और जो क्या कहते हैं, जो उसका टीचिंग हो वो छात्र के केंद्रित हो, उसकी शिक्षक केंद्रित ना हो। तो इसलिए जो होता है आपका, शिक्षक को मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या होता है आपका? ज्ञान अर्जन करना, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखना। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ वही मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके मॉर्गन साहब का। किनका? मॉर्गन साहब का। आगे बात करेंगे, आगे बोलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का, शैक्षणिक परिस्थितियों का, ठीक है। तो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का इसमें अध्ययन करते हैं। आगे बात करेंगे मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, यानी कि आपके नेचर का विज्ञान, यानी कि आपके व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मैकडूगल। किनका? मैकडूगल का। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो 14 होती है, 14, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो आंतरिक और बाह्य गुणों का पता लगाने तथा समस्याओं का समाधान हेतु। तो जो भी आपके आंतरिक है या फिर बाह्य जो भी गुण हैं उनका पता लगाने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे, बोलता है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो जो शिक्षा की दृष्टि से बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो क्या होती है कि बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता है। यानी कि आपको बच्चे के साथ क्या करना है, आपको बहुत उसकी कंडीशन को समझ के उसके साथ आपको व्यवहार करना है, ठीक है। उसको सेंटर में रख के आपको उसके साथ बर्ताव करना है, ठीक है। यानी ये नहीं कि आप मार-धाड़ कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो नहीं, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड होके आपको उसके साथ व्यवहार करना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। हाँ, तो ये कथन किसका है? स्किनर साहब का। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो शिक्षण मनोविज्ञान है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो आपके जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं, तो उनके चयन में शिक्षक की सहायता करता है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है आपका? तो विधायक विज्ञान है। विधायक यानी कि आपको मैंने अभी बताया था नियामक विज्ञान, विधायक विज्ञान यानी आपको ये मैनेज करना सिखाता है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति को समझने का उस मौका देता है, यानी कि आप उसको समझ सकें, उसके हाव-भाव से, उसके व्यवहार से। तो विधायक विज्ञान है एक तरह का, ठीक है। निरीक्षण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान की जो उचित विषय वस्तु है, यानी कि जिस चीज़ को सेंटर में रखा जाता है वो होता है बिहेव, व्यवहार। आगे बात करेंगे, बोलता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है। तो ये कथन है आपके स्किनर जी का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो ये पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो बालक होता है सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। शिक्षा को द्विध्रुव बाइपोलर किसने कहा है? तो एडम्स ने। सिंपल सा आंसर। आगे चलते हैं। बोलता है कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? एक तो आपका शिक्षक होता है और शिक्षार्थी होता है और उसका पाठ्यक्रम। स्तर की बात कर ले तो स्तर भी यही होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी कहाँ के थे? तो ये थे आपके यूएसए के, अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। तो अगर आपको शिक्षा का जो स्तर है अगर वो ऊंचा उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका होल एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसका आपको सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा। यानी सतत मूल्यांकन क्या होता है? आपको कंटिन्यूअसली धीरे धीरे उसमें देखना पड़ेगा कि क्या आपको बदलाव करने चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये है। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए एजुकेशन प्राप्त करते थे। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था?
तो वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ होता था वो उपनयन संस्कार थी। और उपनयन संस्कार में क्या होता था कि गुरु के समीप ले जाके शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी कि बच्चे को गुरु को सौंप दिया जाता था। बौद्ध काल में समापवर्तन के समकक्ष कौन सा संस्कार था? तो उपसंपदा संस्कार। अब उपसंपदा संस्कार में क्या होता था कि जो आपकी तपस्वी यानी कि तपस्वी जो होते हैं, जो ये जंगलों में प्रार्थना प्रार्थना करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, घर से सारा मोह त्याग देते हैं, सामाजिक जितना भी होता है सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बस भगवान में या फिर जितनी भी भक्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो उपसंपदा में क्या होता था, आपका इस तरह का मतलब तपस्वी बनने का पहला चरण होता था। ठीक है, इनिशियल स्टेज होती थी। तो ये होता था आपका उपसंपदा संस्कार। आगे बात करेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो मकतब में। तो मुस्लिम काल में जो आपकी फाउंडेशन जो एजुकेशन थी वो आपकी मकतब में दी जाती थी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स या फिर वन लाइनर कह लो। तो ये आपकी 15-16 मिनट की वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और थैंक यू।